हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट सी कोलोइड लेके आ रहे हैं। हमने इस लेसन में पार्ट ए और पार्ट बी के पहले वीडियो बना दिए हैं। अब स्टूडेंट हम पार्ट सी का पहला वीडियो लेके आ रहे हैं। हमारे पार्ट सी का जो नाम है वो कोलोइड है। बच्चों, इस कोलोइड को बनाने वाले जो वैज्ञानिक है, कोलोइड के जो जनक है, कोलोइड रसायन के जो पिता है, उन्हें हम थॉमस ग्राहम कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? थॉमस ग्राहम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, थॉमस ग्राहम ने 1861 में कुछ पदार्थों को ऐसे देखा कि कुछ पदार्थ जो है जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते, जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। ये ऐसे पदार्थ है जो जांतव झिल्ली से होकर विसरित नहीं हो पाते, लेकिन नमक, शर्करा आदि का जो जलीय विलयन होता है वो जांतव झिल्ली से होकर विसरित हो जाते हैं। इस आधार पर थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। एक का नाम कोलोइड कहा और दूसरा का नाम क्रिस्टलोइड कहा। बच्चों, क्रिस्टलोइड को क्रिस्टलाब भी कहते हैं। क्रिस्टलोइड को किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टलाब के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, कोलोइड कोलोइड जो वर्ड है कोला शब्द से लिया गया है। कोला जिसका अर्थ होता है गम या गोंद। गम या गोंद वे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से होकर विसरित नहीं हो पाते हैं उन्हें कोलोइड कहते हैं। जैसे कि स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है। ये पदार्थ जांतव झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते हैं। बच्चों, क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाब का अर्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से होकर विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाब कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा, नमक, शर्करा का जलीय विलयन। बच्चों, किसी भी पदार्थ को हम कोलोइड भी बना सकते हैं और क्रिस्टलाब भी बना सकते हैं। इसलिए थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण पूरी तरीके से सत्य नहीं है। आधुनिक मतानुसार क्रिस्टलाब पदार्थ कोलोइड हो सकता है और कोलोइड पदार्थ क्रिस्टलाब हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, नमक का जलीय विलयन एक क्रिस्टलोइड है। नमक का जलीय विलयन क्या है? क्रिस्टलोइड। लेकिन नमक का बेंजीन में विलयन कोलोइड है। अब आप समझ रहे, नमक पानी में घुलता है, पानी में मिलाया जाता है, तो जो विलयन बनता है उसको हम क्रिस्टलोइड कह रहे हैं। लेकिन अगर हम पानी के स्थान पर बेंजीन ले लें और फिर उसमें नमक को डालते हैं तो उस विलयन को हम कोलोइड कहेंगे। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस समझिए, साबुन का जलीय विलयन कोलोइड होता है। साबुन को जब हम पानी में मिलाते हैं और उसका विलयन बनता है तो वो कोलोइड प्रकृति का होता है। लेकिन साबुन का एल्कोहल में विलयन, साबुन का एल्कोहल में विलयन, ये क्रिस्टलोइड होता है। अब थॉमस ग्राहम यहां जाकर कंफ्यूज हो गए। तो आधुनिक मत के अनुसार कोलोइड कोई एक पदार्थ नहीं है, बल्कि कोलोइड एक अवस्था होती है। कोलोइड क्या होती है?
एक अवस्था होती है, और इनमें कोलोइड में उपस्थित जो कण हैं उनके आकार के आधार पर हमने विलयनों को 3 भागों में बांट दिया। उन विलयनों के नाम आप सुनेंगे। पहला विलयन है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है कोलोइडी विलयन, और तीसरा विलयन है निलंबन विलयन। निलंबन विलयन। बच्चों, जो मैंने आपको ये समझाया है, पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद में ही हम इन तीनों विलयनों का विस्तार से वर्गीकरण करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए कोलोइड पार्ट सी, और एरो वाइज लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट लिखिए एरो का, कोलोइड रसायन का जनक थॉमस ग्राम। कोलोइड रसायन का जनक थॉमस ग्राम है। कोलोइड रसायन का जनक थॉमस ग्राम है। अगले एरो में लिखें 1861 में थॉमस ग्राम ने पदार्थों को जानतव झिल्ली के द्वारा विसरित होने के आधार पर 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा। नंबर 1 कोलोइड, और नंबर 2 क्रिस्टलोइड। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक लिख लीजिए कोलोइड। फर्स्ट टॉपिक कोलोइड। कोलोइड में लिखे यहां कोलोइड में कोला शब्द का अर्थ, कोला शब्द का अर्थ गम या गोंद होता है। गम या गोंद होता है। ये पदार्थ जानतव झिल्ली द्वारा विसरित नहीं हो पाते हैं। जानतव झिल्ली द्वारा विसरित नहीं हो पाते हैं। उदाहरण स्टार्च, जिलेटिन तथा गोंद। स्टार्च, जिलेटिन तथा गोंद। स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक लिखिए क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाभ वे पदार्थ जो जानतव झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। उदाहरण नमक व शर्करा का जलीय विलयन। नमक व शर्करा का जलीय विलयन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नोट लिखिए, नोट डालिए सभी। नोट में लिखिए कोलोइड पदार्थ को क्रिस्टलोइड बनाया जा सकता है एवं
क्रिस्टलोइड पदार्थ को कोलोइड बनाया जा सकता है। जैसे कंटिन्यूटी में लिखना नोट में, जैसे नमक का जलीय विलयन क्रिस्टलोइड होता है। नमक का जलीय विलयन क्रिस्टलोइड होता है, किंतु नमक का बेंजीन में विलयन कोलोइड होता है। ये जैसे दो है, एग्जाम्पल दो है, फर्स्ट एग्जाम्पल था ये। अब सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे। साबुन का जलीय विलयन कोलोइड होता है। साबुन का जलीय विलयन कोलोइड होता है, किंतु साबुन का एल्कोहलिक विलयन क्रिस्टलोइड होता है। साबुन का एल्कोहलिक विलयन क्रिस्टलोइड होता है। बच्चों, ये दो एग्जाम्पल थे नोट के। अब आप अगले एरो में लिखना, आधुनिक मतानुसार कोलोइड कोई एक पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक अवस्था होती है। कोलोइड एक पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक अवस्था होती है। अतः इस अवस्था में कणों के आकार के आधार पर तीन प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। तीन प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं, जो कि निम्न है। एक एक करके तीनों के नाम लिखेंगे। पहला विलयन वास्तविक विलयन, नंबर 2 कोलोइडी विलयन, और नंबर 3 निलंबन विलयन। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों प्रकार के विलयन हैं। अब हम इनकी डीपली स्टडी करेंगे। चलिए, तो मैं आप तीनों विलयनों को समझा रहा हूँ। पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बच्चों, इसमें हम तीन तरह के विलयनों को बता रहे हैं। तीन डायग्राम बना रहा हूं मैं। इन तीनों डायग्राम से हमको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, सभी का हम जलीय विलयन ले रहे हैं, यहां जल ले रहे हैं। ये जल ले रहे हैं। एक तरीके से यहां जल विलय का काम करेगा। अब यदि इसमें कण इतने छोटे हैं कि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी इन कणों को हम नहीं देख पा रहे हैं। बहुत छोटे कण, कणों की साइज 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से भी कम। इतने छोटे कण हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से भी कम आकार के कण होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इनका व्यास है, कणों का व्यास है। अब इन्हें ना कोई साधारण फिल्टर पेपर से, ना कोई अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम छान सकते हैं। अलग नहीं कर सकते इन कणों को। इतने बारीक कण हैं
नग्न आँखों से और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम इनको नहीं देख पा रहे। इन पर बच्चों कोई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लागू नहीं होगा। ये एक समांगी मिश्रण बन गया। समांगी मिश्रण बन गया तो ये इसमें केवल एक ही प्रकार की प्रावस्था होगी, एक ही प्रकार की प्रावस्था होगी। इसमें कोई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगेगा नहीं, कण बहुत छोटे हैं, कणों का कोई द्रव्यमान नहीं है, इस वजह से गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं लगेगा। ना ही इनमें कोई कणों की ब्राउनियन गति देखी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी गति देखी जाएगी। ना ही इन कणों पर प्रकाश डालने पर ये परिकिरणित होंगे, अर्थात ये कोई टिंडल प्रभाव भी नहीं दर्शाएंगे। और बच्चों ये पारदर्शी विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा? पारदर्शी विलयन बनेगा। तो मैंने आपको इस विलयन के बारे में कुछ कहानी बताई। तो ऐसे विलयन को हमने किस नाम से बताया? वास्तविक विलयन के नाम से बताया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निलंबन विलयन की। इसमें क्या होता है, कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। कणों का व्यास जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। बहुत बड़े कण होते हैं। बहुत बड़े कण हैं तो हम इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। इनका माध्यम जो बनेगा वो विषमांगी मिश्रण प्रकार का होगा। और इनकी जो प्रावस्थाएं होगी दो, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हमको नजर आ जाएगी। ये कण साधारण फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर दोनों से छन जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इनमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगेगा, लेकिन इसमें विसरण नहीं होगा, कणों का विसरण नहीं होगा। कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तृत होकर नहीं जाएंगे, जबकि यहाँ विसरण प्रभाव देखने को मिलेगा, यहाँ विसरण प्रभाव देखने को मिलेगा। और देखिए बच्चों, इनमें ना ब्राउनियन गति होगी, ना ही इनमें कोई टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये विलयन अपारदर्शी होगा, यानी कि अपारदर्शी विलयन होगा। इसकी प्रकटता कैसी होगी? अपारदर्शी। अब बच्चों अगर हम तीसरे विलयन की बात करें जो मध्यवर्ती गुणों वाला होता है, ये होता है बच्चों कोलोइडी विलयन। कोलोइडी विलयन में बच्चों कणों का जो व्यास होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य का होता है। ना कण बहुत छोटे, ना कण बहुत बड़े। इसका मिश्रण भी विषमांगी होगा और प्रावस्था भी इसमें 2 होगी। स्टूडेंट, इसमें विसरण मिलेगा, विसरण गति होगी। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम, नगण्य होगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये नीचे आकर बैठ जाएंगे, यानी कि इनका स्कंदन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इनमें ब्राउनियन गति मिलेगी, टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा, दोनों ही प्रभाव होंगे। साधारण फिल्टर पेपर से ये नहीं छनेंगे, लेकिन हम इनको, इन कणों को अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम इनको छान सकते हैं। इनको बच्चों हम नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अगर हम इन पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे,
तो ये जो कण होंगे विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे। अगर कण ऋणायन वाले हैं तो धनायन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, कैथोड की ओर चले जाएंगे, और यदि धनायन वाले हैं तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर ये गमन करेंगे, मीन्स ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे। जैसे इसमें भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव लगेगा, ये भी विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे। धनायन जो होगा वो कैथोड की ओर चले जाएंगे, ऋणायन जो होंगे वो एनोड की ओर चले जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव पर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव आरोपित ही नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव मोस्टली किस पर अप्लाई होता है? कोलोइडी विलयन पर। तो क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? कोलोइड है, तो हम पूरी चर्चा जो बनाएंगे आगे वो कोलोइडी विलयन पर ही लेंगे। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे इन तीनों में स्पेसिफिक डिफरेंस एक एक करके आपको पूरा समझाएंगे। अभी मैंने केवल आपको इनके बारे में समझाया, कणों का आकार, इनकी प्रावस्था, इनका मिश्रण कैसा है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या है, आंखों से देख सकते नहीं देख सकते, फिर इधर से ये साधारण फिल्टर पेपर से छनते हैं या कोई जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है उससे छनते हैं, इनमें ब्राउनिन गति होती कि नहीं होती है, इनमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगता है कि नहीं लगता, इनमें टिंडल प्रभाव होता है कि नहीं होता, इनमें कणों का विसरण होता है कि नहीं होता, इनमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है कि नहीं होता, इनकी प्रकटता क्या है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है। तो ये भी सामान्यतया पारदर्शी होंगे, हालांकि थोड़े थोड़े धुंधले नजर आएंगे हमको। तो ऐसे ऐसे गुण को पारभासी कहते हैं। तो वास्तविकता में तो इनकी प्रकटता कैसी रहेगी? पारभासी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो का आप इंतजार करिए इन तीनों में डिफरेंस के लिए। थैंक यू।